जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में रचना वाइज रेसिपी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पति और ससुर का सच बहू ने खोला। अपने पति और ससुर की असलियत सामने लाने के लिए बहू ने रचा ऐसा खेल की। ऋचा की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी जब वह घर में बहू बनकर आई और उसके लगभग 1 साल पहले ही उसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उसके ससुर और उसके पति को शादी की बहुत जल्दी थी। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी करके 1 महीने के अंदर ही शादी कर ली। ससुर उसे बेटी समझकर पलकों पर बिठाकर रखते थे, लेकिन उसे हर समय अपने मायके की कमी खलती रहती थी। धीरे धीरे वह अपने ससुराल में रचने बसने लगी। उसके ससुराल में ससुर, पति और वह खुद थी। ऋचा बहुत दिन से देख रही थी कि उसका ससुराल वाला घर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ एक कमरा हमेशा बंद रहता था। ये बात हमेशा ऋचा को अजीब लगती थी कि यह कमरा हमेशा क्यों बंद रहता है और ना ही उसे कोई कमरे में जाने देता है। एक कमरा जिसमें उसका पति राजीव आए दिन चुपके से जाया करता था और कभी कभी साथ में ससुर भी जाया करते थे और हमेशा ही उस कमरे पर ताला लगा रहता था। जाने ऐसा क्या था उसमें, ऋचा को कोई वहाँ पर जाने नहीं देता था। उसमें कई बार कोशिश की मगर असफल रही। तुरंत ससुर की नज़र में आ जाती थी, क्योंकि उसके ससुर रिटायर हो चुके थे और डांट डपट कर उसे वहाँ से जाने को कह देते। उसने एक बार कहा, पापा जी, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप इस तरह ताला बंद रखते हैं? लेकिन ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी कुछ अजीब सा देखा था उसने, जब वो पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ इस घर में आई थी। जब ऋचा के मम्मी पापा ने राजीव की माँ के बारे में पूछा तो राजीव पिताजी ने कहा था उनकी तो 1 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई। बीच में ही राजीव बोल पड़ा, हाँ, फिर हमने शहर ही छोड़ दिया क्योंकि मम्मी की याद में पापा सदमे में रहने लगे थे और बीमार भी। जब से यहाँ आए तो ठीक है। ऋचा के पापा मोहन जी ने क्षमा मांग कर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था। फिर इधर उधर देखते हुए ऋचा की मम्मी रेखा जी ने कहा, राजीव बेटा, तुम्हारी मम्मी की तस्वीर तो होगी। राजीव एकदम से हकला गया और कहा, हाँ है ना, ऊपर माँ के कमरे में है। इस पर रेखा जी ने कहा, चलो देख लेते हैं, इसी बहाने ऊपर के घर का हिस्सा भी देख लेंगे। वैसे भी आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत महंगा लिया होगा ना? इस पर राजीव ने कहा, हाँ जी, वहाँ से घर बेचकर ये लिया था, कोई 1 करोड़ का है। ये सुनकर रेखा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजीव जल्दी से ऊपर जाने लगा तो ऋचा ने पीछे से टोक दिया, अरे तुम तो ऐसे भागे जा रहे हो जैसे ऊपर कुछ छिपाना हो तुम्हें। राजीव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया तो ऋचा हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, साथ चलो ना हमारे, सब दिखाते हुए चलो। राजीव को रुकना पड़ा और साथ चलता रहा। महंगे महंगे फूलदान जो बाहर से लाए गए थे और गजब की पेंटिंग से सजी दीवारें, ये सब देखकर मोहन जी और रेखा जी देखते रह गए। प्रताप जी का कमरा आ चुका था और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो सब इधर उधर देखने लगे और राजीव अपने पिता का चेहरा देखने लगा। फिर बोला, अरे
तस्वीर कहाँ गई? प्रताप जी भी इधर उधर देख रहे थे, मगर उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। रेखा जी ने कहा, अरे राजीव, तुमने तो कहा था कि तस्वीर यहाँ है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है। इस बार तो राजीव को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मगर फिर भी बोला, अरे इस दीवार पर तो ही थी। एक दीवार की तरफ इशारा करके कहा और पिताजी की तरफ देखने लगा। प्रताप जी ने अचानक कहा, अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी मम्मी की वो तस्वीर गिर गई थी और कांच का फ्रेम टूट गया था। तभी मैंने नौकर को वापस बनवाने के लिए दे दी थी। स्थिति कुछ अजीब तो थी, मगर ऋचा बोल पड़ी, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। अभी जरा अपनी बालकनी दिखाओ। राजीव ने भी फटाफट बालकनी की तरफ के पर्दे हटाए और बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। सबका ध्यान उस तस्वीर वाली बात से हट चुका था और सब बालकनी से गार्डन की खूबसूरत फूलों से लदे पेड़ों को देख रहे थे। रेखा जी ने कहा, वाह प्रताप जी, आपका घर देखकर तो मज़ा आ गया। बहुत खूबसूरत है। इसका आप भी खूब ख्याल रखते होंगे। प्रताप ने कहा, ख्याल तो नौकरानी रख लेती है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि अगर राजीव की मम्मी होती तो ये सब देखकर कितनी खुश होती। ये सब राजीव ने अपनी मेहनत से बनाया है। सभी बात करते करते नीचे आ चुके थे और ऋचा घर के लिए निकल पड़ी थी। मोहन जी कार चला रहे थे और कार में अजीब सी शांति थी। मोहन जी ने कार चलाते हुए कहा, ऋचा, धैर्य से काम लो। मुझे इनके घर में कुछ अजीब लग रहा है। मम्मी की एक तस्वीर घर में कहीं नहीं है और जहाँ थी वहाँ भी नहीं मिली। क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन ऋचा सुनना ही नहीं चाहती थी और दिमाग भी नहीं लगा रही थी। उसने कहा, पापा, हो सकता है कि नया घर है तो नहीं लगाई हो। इसमें शक की क्या बात है? मोहन जी ने कहा, रेखा जी, कुछ समझाओ इसको। इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, बस थोड़ा और सोचना चाहता हूँ, थोड़ा छानबीन करना चाहता हूँ। इसके जीवन भर का सवाल है। रेखा जी ने कहा, अरे राजीव इतना अच्छा लड़का है, सुखी रहेगी हमारी ऋचा। ऋचा ने भी कहा, पापा, उसको हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे फिर से कोई राजीव जैसा कहाँ मिलेगा। दोनों की जिद के आगे आखिर मोहन जी को उनकी बात माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। ऋचा बैठी वो सब याद कर रही थी कि तभी जोर से कुछ गिरा और ऋचा चौंक गई। बिस्तर पर बैठी ऋचा अब तक राजीव का इंतजार कर रही थी। इसी कारण उसने सोचा कि शायद राजीव आया होगा। वह उठकर बाहर देखने गई, मगर कोई नहीं आया। लेकिन उसे किसी के भागने की आहट सुनाई दी तो बाहर गई। उसने देखा कि शायद कोई उसके ससुर के कमरे में गया है। ऋचा हैरान थी, ये कौन हो सकता है जो भागकर पापा जी के कमरे में गया है। देखकर आती हूँ, कहीं कोई नौकरानी तो नहीं। ऋचा ऐसा सोचकर कमरे के बाहर निकली तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। अब ऋचा भी डर गई थी कि शायद कोई चोर अंदर गया है। ऋचा सोचने लगी, अब क्या करूं? पापा जी तो अकेले हैं। ऋचा ने जल्दी से ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उसके ससुर की कोई आवाज़ नहीं आई। वो खड़ी
पापा जी आवाज देती रही। तभी झटके से दरवाजा खुला और प्रताप जी गुस्से में तिल मिलाते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इतनी जोर से दरवाजा बजा रही हो? ऋचा उनका गुस्सा देखकर सन्न रह गई। वो खामोश खड़ी रही और फिर अंदर जाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया था। पापा जी, कोई अंदर आया था और फिर दरवाजा बंद हो गया, मगर अब इधर कोई नहीं है। लेकिन इधर कोई तो जरूर आया था। लेकिन ऋचा की बात से प्रताप जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, तुम पागल हो क्या? जब से आई हो बस जासूसी करने में लगी हुई हो। प्रताप जी का गुस्सा देखकर उसको शांत रहना पड़ा। प्रताप जी ने ऋचा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और ऋचा वापस चली गई। थोड़ी ही देर में राजीव आ गया और ऋचा उसे पूरी कहानी बताने लगी। फिर कोई आहट हुई और ऋचा बाहर गई। उसने किसी परछाई को सीढ़ियों से उतरते देखा और ऋचा चिल्लाने लगी। राजीव तुरंत आकर देखने लगा तो ऋचा ने कहा, वो देखो राजीव, वहाँ कोई है। परछाई उनके देखते देखते गायब हो गई, मगर राजीव यही कहता रहा कि अरे वहाँ तो कोई नहीं है, तुम भी क्या क्या देख लेती हो। ऋचा को राजीव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो परछाई सामने ही थी। लेकिन राजीव क्यों मना कर रहा था, उसको ये ही समझ नहीं आ रहा था। राजीव ने ऋचा को अंदर ले जाकर पानी पिलाया और कहा, ऋचा, तुम्हें वैसे तो पुलिस में जाना है, तो क्या इस तरह डरकर पुलिस वाली बनोगी और चोर उचक्के पकड़ोगी? राजीव उसकी खिल्ली उड़ा रहा था और ऋचा खिसिया गई थी। वास्तव में ऋचा डरी हुई नहीं थी, बल्कि वह तो उस परछाई को पकड़ने भागी थी। लेकिन राजीव इसे उसका डर समझ रहा था। फिर कुछ दिन यूं ही शांति से बीत गए। नई शादी हुई थी, इस कारण अक्सर वो राजीव के साथ बाहर घूमने जाती और कभी कभी प्रताप जी भी साथ में जाते। ऋचा अब उस बात को भी भूल गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ऋचा वो बात याद करने लगी। एक रात ऋचा राजीव और प्रताप जी के साथ बाहर गई थी। घर आते ही थकान के कारण तीनों जाकर सो गए थे। 1 घंटे बाद ऋचा पानी के लिए उठी और किचन में फ्रिज से पानी लेने चली गई। लेकिन जब वापस ऊपर आ रही थी तो कहीं से कुछ आवाजें आ रही थी और वो अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। ये कुछ फुसफुसाने की आवाजें थी। ऋचा ने सोचा, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? इधर उधर देखती ऋचा हाथ में पानी लिए दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि आवाजें तो ससुर जी के कमरे से आ रही थी। ऋचा कमरे की तरफ बढ़ी तो सुनकर हैरान रह गई। प्लीज मुझे खाना दे दो, तुम चले गए थे मगर नौकरानी ने खाना नहीं दिया। पूरे दिन से भूखी हूँ। ये किसी के रोते हुए बोलने की आवाज थी जो कि प्रताप के कमरे से आ रही थी। आवाज हल्की थी और मुश्किल से ही कुछ समझ आ रहा था। ऋचा हाथ में जग पकड़े दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और सामने खड़ी एक महिला को देखकर ऋचा डर गई। उस महिला ने काली चादर ओढ़ी थी, जिस कारण चेहरा नहीं दिखा। लेकिन ऐसा अचानक दरवाजा खुलने से ऋचा चौंक गई और जग का पानी उछलकर उस महिला पर गिर गया। वो महिला भी पहले ही घबरा चुकी थी
और ऋचा से टकरा कर वो भागते हुए वो सीढ़ियों से उतर गई। अंधेरा काफी था और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंदर से प्रताप जी भागते हुए आए और चिल्लाने लगे तो राजीव भी आ गया। प्रताप जी ने राजीव से लिपट कर कहा, बेटा चोरनी थी, चाकू दिखाकर खाना मांग रही थी। ऋचा सुनकर हैरान रह गई। इसका मतलब मैंने सही सुना था। उसने भी राजीव से तुरंत कहा। ऋचा ने कहा, राजीव नीचे जाकर देखो ना। राजीव ने नीचे जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन ये बात ऋचा को हजम नहीं हुई, क्योंकि घर चारों तरफ से बंद होने के बाद कोई भाग कैसे सकता है। ऋचा सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन थी। तभी उसका दिमाग ठनका। उसने तो ये भी कहा था कि तुम दिन भर घर पर नहीं थे। इसका मतलब वो जानती थी कि हम दिन भर घर पर नहीं थे। ये कोई चोरनी तो बोल नहीं सकती। ऋचा सबके सो जाने के कुछ देर में फिर से बाहर आई और नीचे पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा, नीचे का फर्श गीला था। उसे कुछ याद आया और वो पानी की बूंदें फर्श पर टटोलने लगी। मोबाइल की रोशनी में ध्यान से देखने पर बूंदें नजर आ गईं। फिर वो उस कमरे की तरफ गई जो बंद रहा करता था। वहां जाकर तो उसे और भी झटका लगा। दरवाजे पर गीले निशान थे, जैसे कि उसे गीले हाथों से छुआ गया हो। नीचे भी कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। ऋचा को जिज्ञासा थी कि इस कमरे तक ये गीला निशान कैसे आया। उसने इधर उधर कमरे की खिड़की तलाशना शुरू की। एक खिड़की थी, मगर वह भी बंद मिली, लेकिन झिर्री सी आती हल्की सी रोशनी बता रही थी कि कोई तो अंदर जरूर है। ऋचा ने तय कर लिया था कि अब वो इस कमरे में अंदर जाकर रहेगी। कुछ दिन फिर से यूं ही बीतने लगे, मगर उस दरवाजे पर प्रताप जी हर वक्त पहरा देते थे। ऋचा जरा भी उधर जाती तो प्रताप जी पीछे से आवाज दे देते। शादी के 2 महीने बीत चुके थे। ऋचा सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। सुबह जिस वक्त वो जाती थी उस वक्त प्रताप जी और राजीव सोए होते थे। वो बिना आहट के निकल जाती थी। एक दिन वो लौट कर आई तो नौकरानी उस कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी और जिसमें झूठा कप रखा हुआ था। ऋचा ने उसे देखते ही पकड़ लिया। ये चाय का कप लेकर उस कमरे में क्या करने गई थी? वहां तो कोई नहीं जाता है। नौकरानी बहुत साल पुरानी थी। वो एकदम से बोली, बहू जी, मालिक अंदर कुछ काम करने गए थे तो चाय वही मंगवाई थी। ऋचा अच्छा कहकर उस कमरे की तरफ चली तो नौकरानी ने तुरंत कहा, बहू जी, मालिक तो कब का काम खत्म करके ऊपर कमरे में चले गए। अब तो कमरे में ताला लग गया है। ऋचा उसका चेहरा देखने लगी। वास्तव में उसके हाथ में कमरे की चाबी थी, लेकिन ऋचा अब उससे चाबी भी नहीं ले सकती थी, नहीं तो प्रताप जी गुस्से में घर को सिर पर उठा लेते। लेकिन इस बार ऋचा ने राजीव से बात करने का मन बना लिया। राजीव, उस कमरे की चाबी दिलवाओ। मुझे देखना है कि इसमें ऐसा क्या है जो ताले में रखा जा रहा है। जब सब लोग यहाँ तक कि नौकरानी भी उसमें जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? राजीव इस तरह ऋचा की बात करने से चौंक गया और उसका चेहरा देखने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल बोला, अरे तुम नौकर थोड़े ही हो जो इस कमरे कचरे कबाड़ में जाओगी। क्या खामखा इस बात के पीछे पड़ गई हो? ऋचा को जिद करते देखकर राजीव चिल्ला उठा और उसने उसके पिताजी को फोन लगा दिया। देखिए, आपकी बेटी पागल है, ले जाइए इसे यहाँ से। पिता ने उसे समझाया तो ऋचा चुपचाप कमरे में चली गई।
रात होने तक ऋचा खामोश रही और राजीव से उसने कोई बात नहीं की। प्रताप जी सारा किस्सा जान गए थे। रात को राजीव ने उसे कहीं जाने को कहा, लेकिन ऋचा ने उसकी तरह बिना देखे मना कर दिया। राजीव ने काफ़ी जिद की और बीच में प्रताप जी को जिद करने पर ऋचा राजीव के साथ चली गई। दोनों रास्ते भर बाहर चुप रहे और राजीव ने एक जगह रुककर उसे आइसक्रीम खिलाई। ये सब उसे मनाने के लिए हो रहा था। ऋचा इससे मान भी गई और बाद में दोनों हंसते हुए घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही ऋचा ने कहा, राजीव मैं जाती हूँ, तुम कार पार्किंग में लगा कर आ जाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और कार में पानी नहीं है। ऋचा जैसे ही अपने रूम तक गई तो उसे कुछ आवाज़ें आईं। ऋचा सुनकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आसपास का ख्याल रखा करो और बाहर का दरवाज़ा बंद रखा करो। तुम जानते भी हो कि सुबह तुम्हारे कारण क्या होने से बच गया। ये आवाज़ उसके ससुर प्रताप जी की थी और वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई और राजीव के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही राजीव आया तो उसने ये सारी बात उससे कही और कहा, क्या है उस कमरे में, क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। ये नौकरानी भी जानती है लेकिन मैं नहीं, ऐसा क्यों। राजीव नाराज होने लगा। तुम पागल हो गई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस बात के कारण तुम्हारा मेरा रिश्ता खराब हो जाता है। तुम घर चली जाती, पापा जी इसी बात की फिक्र कर रहे हैं। और रही इस कमरे में कुछ होने की बात, तो इसमें सामान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात कहकर राजीव उसको खींचकर उस कमरे की तरफ ले गया और ताला खोल दिया। ऋचा ने अंदर जाकर हर तरफ देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। बस धूल भरा सामान और टूटा फूटा फर्नीचर ही रखा हुआ था। ऋचा का सिर झुक गया और उसने राजीव को सॉरी कहा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ये बस कबाड़ का कमरा है, लेकिन राजीव के साथ बाहर निकलते हुए उसे आहट सुनकर पलट कर देखा तो उसे कोई परछाई सी दिखी। लेकिन इस बार ऋचा चुप रही और कमरे में आ गई। उसे विश्वास था कि कुछ तो जरूर है जो केवल उसे नहीं पता है। अगले दिन ऋचा ने राजीव से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना है। राजीव भी राजी हो गया और ऋचा अपने घर 15 दिन के लिए चली गई। ऋचा को राजीव फोन करता रहा मगर ऋचा जाने कहाँ बिजी रहती। दिन भर के बाद शाम को ही बात होती थी। राजीव के पूछने पर वह टाल जाती थी और कहती कि दोस्तों के साथ बाहर थी। जैसे ही 15 दिन का समय बीता, राजीव ऋचा को लेने पहुंच गया। ऋचा आना नहीं चाहती थी लेकिन आना पड़ा। घर आकर वो हैरान थी क्योंकि वो कमरा जिसके दरवाजे पर ताला लगा रहता था, उसका दरवाज़ा अब खुला रहता था। पहले तो वो खामोश रही, लेकिन अगले दिन भी जब उसका ताला खुला देखा तो उसने नौकरानी से उसके बारे में पूछा। नौकरानी ने कहा कि इसकी सफाई हो चुकी है, अब ये खुला ही रहेगा। ऋचा तो हैरान थी लेकिन पिछली बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने कमरे में जाकर भी देखा लेकिन कमरा साफ सुथरा और टूटा फूटा सब सामान हटा दिया गया था। पीछे से राजीव ने आकर कहा, देखो कमरा साफ करवा दिया है, अब झगड़ा का कोई बहाना नहीं करोगी। ये कहकर राजीव हंस दिया था, लेकिन ऋचा को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। 1 महीना शांति से गुजर गया था और कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखाई पड़ी थी जिससे ऋचा कोई सवाल करती। इसी कारण ऋचा वो बातें भूली जा रही थी। एक दिन ऋचा ने फिर से घर जाने की जिद की और कहा कि उसकी सहेलियां घूमने जाने का प्रोग्राम बना रही हैं और उसके साथ जाना है। राजीव ने बिना सवाल किए उसे जाने की परमिशन दे दी और फिर से ऋचा अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, ऋचा
बिना राजीव को बताए खुद ही वापस घर आ गई। गेट पर खड़ी ऋचा हैरान थी कि कोई गेट नहीं खोल रहा था। उसने नौकरानी को आवाज़ दी मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने राजीव को कॉल किया तो राजीव ने बताया कि पहली नौकरानी को निकाल दिया है, दूसरी आ गई है और घर पर वही होगी। राजीव ने अंदर मौजूद नौकरानी को फ़ोन किया और उसने आकर गेट खोल दिया। प्रताप जी भी इस समय घर पर नहीं थे। ऋचा घर के अंदर चली गई और अपने कमरे में सामान रखने लगी। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई और उसने जाकर देखा तो नौकरानी जैसे दिखने वाली महिला प्लेट में खाना लगा रही थी। ऋचा को ये अजीब लगा और उसने राजीव को फ़ोन कर दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब राजीव ने कहा कि पिताजी ने उसे ऐसा करने को कहा है। प्रताप जी कभी नौकरानियों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन इस नई नौकरानी को इतनी इजाज़त कैसे मिल गई थी। वो नौकरानी काफ़ी बूढ़ी थी। एक बार ऋचा ने कहा कि माँ का श्राद्ध कब है, जिस पर प्रताप जी उसे देखते रह गए और बोले, ये सब तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, हम ये सब खुद करते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। शाम को ऋचा का एक लेटर आया जिसे ऋचा ने छुपा लिया, लेकिन फिर भी राजीव के हाथ लग गया। ऋचा की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। ऋचा की पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हो चुकी थी, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया था। इस बात से घर में कोहराम मच गया और प्रताप जी ने घर को सिर पर उठा लिया। राजीव भी इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन ऋचा नहीं मानी। वो अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका पुलिस में भर्ती का सपना सच हो चुका था। अब वो इसको नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने राजीव का घर छोड़ने का मन बना लिया और बैग पैक करके जाने लगी। बाहर निकलते समय उसकी नज़र नौकरानी पर पड़ी। आज वह बदली बदली लग रही थी और इस बात ने फिर से ऋचा को हैरान कर दिया। वो सोच में पड़ गई, इस महिला को कहीं देखा है, इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो इसको जानती नहीं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है। ऋचा सोचती रही और गेट पार करके सड़क पर आ गई। काफ़ी देर तक उस नौकरानी का चेहरा उसकी निगाह के सामने आगे घूमता रहा। उधर बाप बेटे अब ऋचा से डरने लगे थे। आखिर दोनों को ऋचा से डरने की वजह क्या थी। इधर ऋचा ने घर जाने के बाद ज्वाइनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जो उसे दूसरे शहर जाकर करनी थी। ऋचा को राजीव ने कुछ समय बाद तलाक के पेपर भेजे तो उसने भी साइन कर दिए और दोनों का तलाक भी हो गया। प्रताप जी ने चैन की सांस ली कि चलो तुम्हारी कोतवाल से पीछा तो छुटा। दोनों निश्चिंत हो गए थे, मगर प्रताप जी अब फिर से राजीव की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे थे। 2 साल होने को आए थे। ऋचा दिन भर थाने के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसके सामने एक ऐसी फाइल आई जिसे देखकर वो चौंक गई। सारे नाम वही थे और ये चेहरा भी कुछ कुछ वही था। ऋचा इस केस के तहत तक जाने में जुट गई थी। उसने टीम तैयार की और अपने शहर वापस आई, जहां उसके माता पिता का घर था। प्रताप जी घर की साज सजावट करवाने में लगे थे, क्योंकि आज राजीव की सगाई थी। तभी गेट पर जीप आकर रुकी और सभी लोग बाहर देखने लगे। लॉन में खड़ा राजीव देखकर चौंक गया। जीप के अंदर से आदेश आया कि गेट खोला जाए। राजीव गेट के पास आया और जोर से बोला, क्या बात है, क्या काम है आपको। अंदर से पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में काला चश्मा और हाथ में कुछ पेपर्स लिए लड़की बाहर आई, जिसे देखकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेहोश होते होते बचा और खुद को संभालते हुए बोला, तुम क्यों आई हो। सामने खड़ी इंस्पेक्टर उसकी पत्नी ऋचा थी। चिड़े हुए भाव में और काला चश्मा उसके व्यक्तित्व को असरदार बना रहे थे। सजावट होती देखकर उसने कहा, आज कुछ प्रोग्राम है क्या।
तभी अंदर से नौकरानी ने कहा, मैडम आज साहब की सगाई है। ऋचा ने उस नौकरानी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आपको तो अब बहुत काम होगा। नौकरानी को समझ ही नहीं आया कि ऋचा ने ऐसा क्यों कहा। ऋचा पूरी टीम के साथ अंदर चली गई। प्रताप जी हैरत में पड़ गए। प्रताप जी ने तेज आवाज में कहा, हम लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी बकवास बंद करके यहाँ से निकलो। ऋचा ने हंसते हुए हाथ में लिए पेपर सामने टेबल पर रखे और पूछा, ये कौन है? प्रताप जी उस कागज पर लगी तस्वीर देखकर चौंक गए। फिर संभल कर बोले, ये मेरी पत्नी का फोटो है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो? ये तो अब रही नहीं। ऋचा ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया और वो बाहर चला गया। कांस्टेबल अंदर वापस आया तो उसके साथ एक महिला थी, जिसे देखकर प्रताप जी उठकर खड़े हो गए। प्रताप जी को देखकर ऋचा फिर से मुस्कुराई और उसने कांस्टेबल को फिर से इशारा किया। इस बार कांस्टेबल अंदर आया तो उसके साथ घर में रह रही वही नौकरानी थी। प्रताप जी गुस्से में बोले, शांता बाई, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो बाहर जाओ। लेकिन नौकरानी टस से मस ना हुई। इस बार राजीव उस नौकरानी का हाथ कसकर पकड़कर बाहर ले जाने लगा, लेकिन ऋचा इस बार उठ खड़ी हुई और गुस्से में कहा, खबरदार, जो कोई यहाँ से बाहर गया तो मेरे पास तलाशी का भी वारंट है और गिरफ्तारी का भी। भगवान के यहाँ कुछ देर है अंधेर नहीं। प्रताप जी ने गुस्से में इस औरत को जाकर थप्पड़ मारा और कहा, दिखा दी ना तूने अपनी जात? मैंने मुंह बंद रखने को कहा था। प्रताप जी क्या कह रहे थे कोई समझ नहीं पा रहा था। सारे मेहमान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। खुसुर फुसुर जोर से चल रही थी। ऋचा ने तभी नौकरानी के चेहरे पर ढका कपड़ा हटा दिया और कहा, ये कौन है? सच बोलना। प्रताप जी जैसे घिर चुके थे और इस सवाल से घबराकर नीचे गिर गए। ससुर जी, ये नाटक नहीं चलेगा। इतना बड़ा कांड करते नहीं घबराए तो अब क्या हुआ? बताइए सबको, ये कौन है? नहीं तो मैं ही बताऊंगी। प्रताप जी ने कहा, ये राजीव की मम्मी है। सारे मेहमान देखते रह गए और नौकरानी की तरफ देखने लगे। ऋचा ने सबको बताना शुरू किया। सालों पहले ये लोग अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में रहते थे। कामकाज बढ़िया था और बढ़िया बिजनेस था। खूब ठाट बाट थे और रईस जमकर होती थी। पर पैसे की लत भी बुरी होती है। प्रताप जी के शराब पीने की लत और नई नई लड़कियां रखने का शौक था। इन्होंने कब राजीव को भी अपने जैसा बना दिया पता न चला। इनका बिजनेस मंद हुआ और खाने के लाले पड़ने लगे। हाथ दबाकर खर्च करने की आदत गई नहीं थी तो राजीव की मम्मी ने इनको रोका, लेकिन दोनों नहीं माने। राजीव के महंगे शौक, महंगी कार, यारी, दोस्ती, पैसों की बर्बादी जमकर होती रही। पैसे मांगने वाले घर आने लगे, लेकिन शौक में कमी नहीं आई। जब कर्ज सर तक पहुंच गया तो राजीव की मां को चिंता हुई। प्रताप जी ने अपने घर बेचने का मन बना लिया था। तब मीरा जी ने कहा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये सब मत करो, हम कैसे रहेंगे छोटे से घर में? तब गुस्से में मीरा जी ने कहा कि मेरे पास 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, पर मेरे मरने के बाद तुमको मिलेगा। तब तुम खूब अय्यासी कर लेना। 2 करोड़ सुनते ही उनकी आंखें फट गईं और लालच में उन्होंने एक घिनौना प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये सब बातें केवल ये नौकरानी जानती थी। ऋचा ने पास खड़ी नौकरानी की तरफ इशारा करके कहा, प्रताप जी हक्के बक्के बैठे थे और नौकरानी सिर नीचे किए खड़ी थी और उनके पिताजी पास खड़े मुंह छुपा रहे थे। ऋचा ने आगे बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी ही नौकरानी की हत्या करने का प्लान बना लिया। उसका कार से एक्सीडेंट करवा दिया और चेहरा इस कदर खराब कर दिया कि पहचान में नहीं आई। ये सब इस नौकरानी की बहन की सहमति से हुआ, क्योंकि इसका चक्कर उस महिला के पति से चल रहा था।
वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और इसी बात का फायदा प्रताप जी ने उठाया और इसको अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने भी पैसे लिए और अपनी बहन को मरवा दिया। ये सारी बातें तब इनके पति नहीं जानते थे, लेकिन नौकरानी के मरते ही उन्हें बंधक बना लिया और कमरे में बंद कर दिया गया। नौकरानी की पहचान राजीव ने अपनी मां के रूप में की और इंश्योरेंस में 2 करोड़ का क्लेम डाल दिया। इन्होंने जाने क्या क्या करवाया, जिससे सारी बातें ब्लड ग्रुप तक मैच कर गया, क्योंकि उन्होंने इस प्लान से पहले नौकरानी का ब्लड इसके नाम पर देकर टेस्ट करवाया और ब्लड ग्रुप भी बदल गया। इन्होंने प्लानिंग अच्छी की थी, मगर अपराध कभी छुपता नहीं। ये शहर बदलकर जिंदगी के मजे लूट रहे थे। इतनी शान शौकत इस महिला की मौत के पैसे से आई थी। ये जुर्म पता नहीं चलता, मगर नौकरानी को उन्होंने पैसा देने बंद कर दिया तो उसने अपनी बहन की जान लेने का केस बना दिया। इन्होंने पैसे देकर केस बंद तो करवा दिया, लेकिन मेरी पोस्टिंग के बाद केस खुला जो इस नौकरानी ने खुलवाया। मेरे सामने जब इस केस की फाइल आई तो मैं नौकरानी की फ़ोटो वहाँ देखकर चौंक गई। जब इसको आड़े हाथ लिया तो इसने सब बता दिया। कहिए ससुर जी, क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? प्रताप और राजीव उनका हैरानी से चेहरा देखने लगे। ऋचा ने आगे कहा, कांस्टेबल हथकड़ी लगा लो सबको। कहकर सभी को हथकड़ी लगाई जाने लगी और ऋचा अपने चेहरे पर एक सुकून लिए राजीव की माँ यानी अपनी सासू माँ को लेकर जीप में बैठ गई। उसने कहा, मम्मी जी, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आपने बहुत दुख सहा है। इन्होंने आपको नौकरानी तक बना दिया। आज से ये बेटी आपका ख्याल रखेगी। सासू माँ हाथ जोड़े धन्यवाद कर रही थीं। उन्हें अब जाकर सही मायने में आज़ादी मिली थी और बेटी जैसी बहू भी मिली थी। अपराध कभी नहीं छुपता, एक दिन सामने जरूर आता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। वह गलत काम करता ही चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।